वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक परमाणु रचना मॉडल। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमें परमाणु की रचना के बारे में जानना है, जिसमें जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में दिया था, ये जानना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 ईस्वी में दिया था, इन्होंने ये जानना है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में दिया गया था, इसे जानना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद उनके स्थान को निर्धारित करने के लिए ये 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला मॉडल है हम लोग का जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है, जो कि P+ का मतलब है प्रोटॉन, मैंने आपको बताया भी है, जो प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे होते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। और ये परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम से समझिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरबूज का मॉडल बनाया गया है। जैसे तरबूज होता है, उसमें जो बीज होते हैं उसको इन्होंने, जो जे थॉमसन जी ने कहा कि ये जो बीज है ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिनोट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं इनकी संख्या आपस में बराबर होती है। और लेकिन जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो है ये कुछ कमियां थी, जैसे कि इनका जो मॉडल है परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या में असफल हो गया, और साथ ही इनका जो मॉडल है इनकी पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण जो है वो समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। जैसा कि इन्होंने कहा कि तरबूज का एक उदाहरण लेकर के मॉडल प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इस मॉडल को उन्होंने किसी प्रयोग से सिद्ध नहीं किया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो एक परमाणु में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये सिद्धांत है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के उपस्थिति की किस जगह पर कहाँ होती है इसको बताने में असफल हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड जी के परमाणु मॉडल को समझने के लिए हमें उनके नाभिक की खोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड जी ने ही की थी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि रदरफोर्ड ने सोने के धातुओं की एक पतली झिल्ली को, जिसका जो झिल्ली का जो साइज़ है यानी पन्नी की जो साइज़ है 0.4 mm थी, उसको रखकर अल्फ़ा कणों का क्या किया, उसने बौछार किया। उन्होंने ऐसे अल्फ़ा कणों की उस पर बौछार किया, और इस बौछार से जो है वो कुछ तथ्य मतलब कि प्रस्तुत हुए, जो कि इस प्रकार हैं कि इसमें जो अधिकांश अल्फ़ा कण थे वो धातुओं के परमाणुओं से होकर सीधे निकल जाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा कण क्या हो रहे हैं, ये सीधे निकल जा रहे हैं, यहाँ से गए और यहाँ से सीधे निकल गए। और कुछ अल्फ़ा कण अपने मूल मार्ग से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं, यानी कि सीधे ना जा कर के कुछ टेढ़े भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये क्या कर रहे हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। और कुछ अल्फ़ा कण जो हैं वो क्या करते हैं, जो अपने मूल मार्ग से 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, यानी कि वो पुनः वापस हो जाते हैं अपने 90 डिग्री से एंगल से, क्या करते हैं 90 डिग्री से वो वापस होकर के लौट जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह से 90 डिग्री कवर करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। यानी कि ये जो अल्फ़ा कण हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिसके आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अधिकांश अल्फ़ा कण परमाणु से होकर सीधे निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। कोई चीज़ अगर सीधे ऐसे मार्ग से निकल जा रही है, उसके बीच में कोई अवरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर अधिकांश भाग क्या है, खाली है, रिक्त है। और कुछ अल्फ़ा कण अपने मूल मार्ग से क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि परमाणु में जो है वो क्या है कि कुछ
भाग जो है वो धनावेश में उपस्थित है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है वह निहित रहता है। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव पोर्शन है इसकी बात की गई। फिर कहा गया क्योंकि कुछ जो बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जिनका जो है 90 डिग्री से अधिक क्या हो गया था, विक्षेपण हो गया, मुड़ गया। अतः परमाणु के अंदर इस धनावेश भाग का आयतन पूर्ण अत्यंत ही क्या है, मतलब कि आयतन की तुलना में अत्यधिक कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव भाग हैं आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटी जगह पर उपस्थित होता है, यानी कि एरिया बहुत ही कम लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं कि इसमें जो धनावेश वाला भाग है वो बहुत ही छोटा होता है, और इस धनावेश वाले भाग को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो इसके जो चारों ओर जो प्रेजेंट हैं वो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणुओं के केंद्र में स्थित इस सूक्ष्म धनावेश भाग को नाभिक कहा, जिसमें परमाणुओं का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। तो ये उनका बस मॉडल था नाभिक के बारे में बताने के लिए, लेकिन अब हमें परमाणु मॉडल की बात करनी है जो कि इन्होंने दी थी। परमाणु मॉडल के बारे में क्या इन्होंने कहा कि 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग के आधार पर मतलब परमाणु संरचना के नाभिकीय संरचना को प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म विद्युतीय उदासीन कण होता है, जिसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो उसका केंद्रीय भाग जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक, जो कि क्या होता है, फुल्ली पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। और दूसरा होता है बाह्य नाभिकीय भाग, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि उसके नाभिक के चारों ओर का पोर्शन जो कि क्या है, पॉजिटिव नहीं है, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिकीय भाग का मतलब केंद्रीय भाग नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होता है। यानी बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और इसी में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। परमाणु के बाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उनके बीच में पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। और परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, मतलब जब वो गति करते हैं उस समय उस पर लगने वाला अपकेंद्रक बल क्या होता है, जो कि उसके केंद्र की ओर लगता है, इसलिए उसे अपकेंद्रक कहा जाता है। उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर मतलब भेजता रहता है, यानी केंद्र पर लगने वाला बल, केंद्र पर लगने वाला मतलब कि उसके केंद्र से उसको बाहर की ओर ढकेलता है। यानी कि जो ये केंद्र है उसका सेंटर है, इस पर एक फोर्स लगता है जो कि उसको क्या करता है, बाहर की ओर ढकेलता है। और तथा नाभिक की ओर और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर एवं वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर क्या करता है, इस खींचता रहता है। इस प्रकार एक बिंदु पर ये दोनों विपरीत बल संतुलित होकर इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पे बनाए रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर पे जो फोर्स लगता है अपकेंद्रन फोर्स, और उसके बाहर जो लगता है वो फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये इसको बाहर ढकेलता है और वो उसको अंदर की ओर, जिसकी वजह से एक बीच पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स रहते हैं और वहीं पे अपनी स्थिति बनाए रखते हैं वृत्तीय पथ पर। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। पहला तो यह था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाते थे, और दूसरा ये है कि इनका परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि मैक्सवेल के विद्युत गतिकीय सिद्धांत के अनुसार यदि कोई सूक्ष्म कण गति करता है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गति करता है नाभिक के चारों ओर, तो जिससे इसमें भी क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे इसकी कक्षा की त्रिज्या घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः रदरफोर्ड के परमाणु जो मॉडल है वो उसके परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या हो गया, असफल हो गया।
तो इस प्रकार आपने जाना कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता है, यानी कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि अगर ऐसा ही हो गया कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज़ करते चले गए तो एट लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा जो एटम है वही फिनिश हो जाएगा। तो अब इसको रिमूव करके बोहर का परमाणु मॉडल आया। तो बोहर ने 1913 में प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु संरचना को प्रस्तुत किया और उसके लिए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार परमाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो अति सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन रहते हैं, और बाह्य नाभिकीय भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। ये तो पूरा रदरफोर्ड जी के जैसा है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिसमें कोश, ऊर्जा स्तर, स्थायी अवस्था कहा जाता है, यानी कि सेल्स, और उसके अलावा एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जो उनका फिक्स लेवल होता है वो उनको हम KLMN से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा और अभी मैं आपको ये पूरा बताऊंगी भी। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जब तक किसी निश्चित ऊर्जा स्तर में गति करता है तो उसमें ऊर्जा का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ऊर्जा लगातार रिलीज होती जाती है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक फिक्स अगर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उस लेवल में मूव करने पर कोई भी एनर्जी क्या होती है, उसमें लॉस नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में गति करता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। जहाँ पर ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा केमिस्ट्रिकली में क्या बताया जाता है कि MVR, M का मीन्स होता है, MV का मीन्स होता है संवेग और त्रिज्या के जो वैल्यू होती है वो NH/2π के इक्वल होती है, जहाँ पर H जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जो कि कोश को प्रदर्शित करता है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में तब जाता है जब वह ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में अवशोषित करता है अथवा उत्सर्जित करता है, तथा दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर विकिरण ऊर्जा के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है यहाँ पर E2 - E1 = h/nu, जहाँ पर E2 जो है वो क्या होता है कि सेकेंड एनर्जी लेवल है, E1 जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, और H प्लैंक कांस्टेंट है, एंड न्यू जो है वो उसकी आवृत्ति है जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन बोहर के भी परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। पहला तो ये है कि इनका परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन जैसे He+1H1 के स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाता है, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एवं आयन के स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाने में असफल है। और बोहर का परमाणु मॉडल जीमन और स्टार्क के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है, और साथ ही बोहर का परमाणु मॉडल परमाणुओं के स्पेक्ट्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये था आज जो है हमारा कुछ मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक फ्रेंड्स। तो इसमें जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में जो है वह परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ धनावेश होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही लेकर आऊँगी कि जो एक परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और उनको हम कैसे शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो परमाणु रचना मॉडल के ऊपर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।